ओके, आईटीपी में क्या होता है कि हमारे पास प्लेटलेट काउंट कम हो जाती है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, और प्लेटलेट्स जब भी कम होते हैं ब्लीड फिर ब्लीडिंग टाइम प्रोलोंग हो जाता है। ठीक है, सिर्फ आईटीपी में सिंपल इज दैट कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास प्लेटलेट्स कम होंगी, और डीआईसी में सब कुछ कम होगा, पीटीए पीटीटी दोनों प्रोलोंग, प्लेटलेट्स कम, ब्लीडिंग टाइम प्रोलोंग, डी डाइमर्स भी रेज्ड होंगे, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स जिसको हम एफडीपी कहते हैं वो भी रेज्ड होंगी, वो भी ज़्यादा होंगी। ठीक है, ओके, लेट अस नाउ डिस्कस हीमोफिलिया। हीमोफिलिया में क्या है कि सिंपली एक बॉय है, ब्लीडिंग गम के साथ आया है, फैमिली हिस्ट्री भी है उसमें ब्लीडिंग की, और एपीटीटी उसका डीरेंज्ड है। हीमोफिलिया में आपने बस जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि एपीटीटी प्रोलोंग्ड होगा। ठीक है, एच फॉर हेपरिन, एच फॉर हीमोफिलिया एंड एच और वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर, इन तीनों में एपीटीटी मैंने कहा है प्रोलोंग्ड होता है। ठीक है, एपीटीटी प्रोलोंग होगा ड्यू टू फैक्टर 8 डेफिशिएंसी। ठीक है, बाकी इसमें ब्लीडिंग और प्लेटलेट काउंट और ब्लीडिंग टाइम दोनों नॉर्मल होंगे। ठीक है, फैक्टर 8 डेफिशिएंसी होती है। बाकी वही पेनफुल, स्वोलन, टेंडर, नी ज्वाइंट, इसमें आमतौर पर टिश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए जैसे नी ज्वाइंट इन्वॉल्व है। ब्लीडिंग टाइम 4 सेकेंड विच इज़ नॉर्मल, प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी नॉर्मल है, एपीटीटी प्रोलोंग्ड है। मोस्ट हेल्पफुल इन्वेस्टिगेशन क्या, फैक्टर 8 जैसे है। अगर आपके पास हेल्पफुल है वो भी फैक्टर 8 ही है, और जो डायग्नोस्टिक है वो भी फैक्टर 8 से है। ठीक है, अब अगेन ये वही बताया कि एक स्वोलन लेफ्ट नी है, एक्सेसिव ब्लीडिंग है आफ्टर सर्कमसीजन, तो कंफर्म करने के लिए डायग्नोस्टिक जो है वो भी फैक्टर 8 से है। पेशेंट विद परप्यूरा, लैब शोज एपीटीटी प्रोलोंग्ड है, ब्लीडिंग टाइम और प्लेटलेट नॉर्मल है, फैक्टर 8 डेफिशिएंसी है। ठीक है, क्लासिक हीमोफिलिया में फैक्टर 8 डेफिशिएंसी होती है। एक वही बॉय है विद जिसने टूथ एक्सट्रैक्शन कराई है, प्रोफ्यूजली ब्लीड कर रहा है, ये क्लासिक हीमोफिलिया विच इज़ ड्यू टू फैक्टर 8 डेफिशिएंसी। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर हीमोफिलिया इज फैक्टर 8 से। ठीक है, वही बात है, वही बार बार रिपीट किया हुआ हीमोफिलिया, स्वोलन ज्वाइंट। ठीक है, प्रोलोंग्ड। अब यंग बॉय वही क्लॉटिंग टाइम, इसमें क्या है कि ब्लीडिंग टाइम क्या है, ब्लीडिंग टाइम और प्लेटलेट दोनों नॉर्मल है, सिर्फ क्लॉटिंग टाइम प्रोलोंग्ड है ड्यू टू फैक्टर 8 डेफिशिएंसी एंड एपीटीटी प्रोलोंग्ड। एपीटीटी और क्लॉटिंग टाइम प्रोलोंग्ड होगा, ब्लीडिंग टाइम और प्लेटलेट काउंट दोनों नॉर्मल रहेंगे। ठीक है, वही सर्कमसीजन 2 कजन्स में भी है, एक्सेसिव ब्लीड की है सर्कमसीजन के बाद, 2 कजन्स के साथ भी ये प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट क्लू कि आपने डायग्नोसिस के लिए एपीटीटी कराना है, लेकिन डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो फैक्टर 8 ऐसे ही है। ठीक है, अगेन स्पेसिफिक फॉर क्रिसमस डिजीज। ठीक है, क्रिसमस डिजीज जो कि हीमोफिलिया बी है, हीमोफिलिया बी है, उसके लिए भी आपने क्या करवाना होता है, पहले आप प्रोलोंग एपीटीटी कराएं। इसमें जो स्पेसिफिक टेस्ट है वो है ही इसका प्रोलोंग एपीटीटी। ठीक है, इसमें फैक्टर 8 नहीं है, क्योंकि इसमें क्रिसमस डिजीज हीमोफिलिया बी में फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, हीमोफिलिया ए जिसमें फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है उसको हम ट्रीट करते हैं विद, स्टार्ट में बेटर है कि आप उसको फैक्टर 8 अगर है तो फैक्टर 8 ही दें। इफ़ फैक्टर 8 इज़ नॉट अवेलेबल फिर हम उसको ट्रीट करते हैं विद क्रायोप्रेसिपिटेट। अच्छा, क्रायोप्रेसिपिटेट पे हमारे पास क्या होती हैं, 4 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है फैक्टर 8, एक होता है फैक्टर 13, एक होता है फाइब्रोनेक्टिन, फिब्रिन एंड फाइब्रोनेक्टिन। ठीक है, ये हो गया, और एक और होता है वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर। ये 4 चीज़ें आती हैं इसमें क्रायोप्रेसिपिटेट में। जब भी क्लासिक हीमोफिलिया ए फैक्टर 8 डेफिशिएंट, क्रायोप्रेसिपिटेट दें। हीमोफिलिया बी क्रिसमस डिजीज फैक्टर 9 डेफिशिएंसी, इसमें आप क्रायोप्रेसिपिटेट नहीं दे सकते क्योंकि इसमें फैक्टर 9 डेफिशिएंट है, तो वो तो इससे फुलफिल नहीं होगा। तो आप इसमें क्या देंगे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्रिसमस डिजीज फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ठीक है, हीमोफिलिया ए एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, हीमोफिलिया बी भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव, जबकि हीमोफिलिया सी जो है वो हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। ठीक है, सो डेफिशिएंसी इज प्रेजेंट इन हीमोफिलिया ए जो है वो हमारे पास एंटी हीमोफिलिया ग्लोबुलिन। ठीक है, खैर इसको छोड़ें, आगे देखिए, ब्लीडिंग टाइम इज नॉट इंक्रीज्ड इन हीमोफिलिया ए, क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज होता है, ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होता है, नॉर्मल इन हीमोफिलिया फैक्टर 9 डेफिशिएंसी, ब्लीडिंग टाइम इज नॉर्मल। ठीक है,
करेक्टरिस्टिक ब्लीडिंग जो होती है वो टिश्यू से होती है, तभी ज्वाइंट पेन हो रही होती है, हीमार्थ्रोसिस, ठीक है। इंक्रीज एपिटिटी मैंने बताया, ठीक है। इंट्रिंसिक पाथवे इफेक्ट, तभी एपिटिटी प्रोलॉन्ग हुआ है, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस फैक्टर टेस्ट है, ठीक है। अनदर हीमाटोम, एक अच्छा आप एक 2 साल का बच्चा है जो गिरा है और हीमाटोमा उसके फोरहेड पे बना है, उसकी मदर कह रही है कि ये उसका भाई प्रोफ्यूजली ब्लीड किया आफ्टर सर्कमसिजन। तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम इसमें क्या करवाएंगे, उसकी कोआगुलेशन प्रोफाइल करा के देख लेंगे कि क्या इसमें भी वो प्रॉब्लम, मतलब देख लेंगे एपीटीटी कैसा है। अगर एपीटीटी में कोई प्रॉब्लम है तो मे बी हीमोफीलिया की तरफ जा सकता है, लेकिन इफ़ इट इज़ नॉर्मल तो फिर तो मसला ही ख़त्म, तो कोआगुलेशन प्रोफाइल कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव DIC का देखें कि सिंपली इसके ज़्यादातर सिनेरियो ऐसे ही आएंगे कि एक औरत है, उसने डिफ़िकल्ट लेबर में एक विलेज में एक बेबी को जो है वो बर्थ दी है, और अब वो PV ब्लीड के साथ आ रही है, ऊजिंग फ्रॉम गम, PV ब्लीड भी है और ऊजिंग फ्रॉम गम्स भी है फॉर द लास्ट 10 आवर्स। ब्लड CP कराया, उसमें हीमोग्लोबिन कम आया, प्लेटलेट्स भी कम आए, ल्यूकोसाइट्स भी कम आए, सारा कुछ, यानी कि पैनसाइटोपिनिया सारा कुछ कम आया है। और पेरिफेरल ब्लड फिल्म पे बर बॉडीज आई, PT एपीटीटी दोनों प्रोलॉन्ग्ड है। तो ये क्या है, DIC में क्या है कि एक्सेसिव ब्लीड आफ्टर डिलीवरी, PT एपीटीटी दोनों प्रोलॉन्ग्ड, क्या है DIC, डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन। अच्छा, इसमें आपको पता है क्या होता है कि वो क्लॉट बन जाता है वेसल के अंदर इस तरह, तो सारे के सारे प्लेटलेट्स यहाँ पे जमा हो जाती हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो बाकी ब्लड जो है उसके अंदर प्लेटलेट्स वगैरह कम हो जाते हैं, सारे कोआगुलेशन प्रोटीन्स कम हो जाते हैं, PT एपीटीटी दोनों प्रोलॉन्ग्ड हो जाते हैं। उसके बाद ये जो क्लॉट बना है ये भी टूट जाता है। ये जब क्लॉट टूटता है तो क्या होता है, इससे फिब्रिन प्रोडक्ट्स जो हैं, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, जैसे डी डाइमर्स जो हैं वो भी रेज हो जाते हैं, FDP और D डाइमर्स प्रोलॉन्ग हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह ये भी प्रोलॉन्ग हो गए, और प्लेटलेट सारे जो यहाँ पे आ गए थे तो वो भी कम हो गए, तो इसमें प्लेटलेट्स भी कम हो जाएंगे, ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग, PT एपीटीटी प्रोलॉन्ग, FDP ज़्यादा होगा, D डाइमर्स भी ज़्यादा है, ठीक है। अब एक और है कि हमारे पास एक पेशेंट आता है विद पल्मोनरी क्रैश प्रोलॉन्ग PT एपीटीटी, तो मोस्ट लाइकली उसमें क्या है कि DIC है, ठीक है, डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन। एक फीमेल है, एक्सेसिव पोस्टपार्टम ब्लीड है, एबनॉर्मल क्लॉटिंग प्रोफाइल उसकी एबनॉर्मल है, तो मोस्ट लाइकली क्या है, DIC, डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन। एक चाइल्ड है विद फीवर आया है, फीवर के साथ और ल्यूकोसाइटोसिस के साथ, ठीक है। पिटेकिया आफ्टर स्प्लिट, यानी कि एक बच्चा है उसकी सिंपली एक सर्जरी हुई है। DIC एक तो डिलीवरी के बाद और दूसरा किसी सर्जरी के बाद डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस है, या फिर सेप्टिक शॉक के बाद, या बर्न हुआ है, कोई सेप्टिक शॉक बर्न का पेशेंट है, कोई सर्जरी हुई है या डिलीवरी हुई है, कोई भी ट्रॉमा इस तरह का, उसके बाद अब स्प्लीनेक्टमी है, उसके बाद फीवर है, उसे PT एपीटीटी प्रोलॉन्ग्ड है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी है, FDP इंक्रीज है, तो ये क्या है, DIC, डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन। अच्छा, DIC का जो इनिशिएट करता है प्रोसेस ऑफ DIC, थ्रोम्बोटिक एजेंट जो इनिशिएट कर रहा है प्रोसेस ऑफ DIC को, वो क्या है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। अगेन सवेयर बर्न का पेशेंट है, उसमें DIC डेवलप हो रहा है, ठीक है। मैसिव ट्रॉमा एक्सटेंसिव सर्जरी की है, तो वो इनिशिएट DIC का प्रोसेस इनिशिएट कौन करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। DIC